संभव के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 5 यूनिट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कितने यूनिट्स हैं भाई? 5 यूनिट हैं। कौन कौन सी? रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहली यूनिट का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरी यूनिट का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन स्टीरियो के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी है भाई एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, एल्केन और साइक्लो एल्केन। और इसके अथवा में आपके है एल्कीन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और डाइईन और एल्काइन। ये है इसके अथवा यूनिट। उसके बाद में आती है भाई आपके चौथी यूनिट, उसका नाम है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी ये है आपकी भाई चौथी यूनिट। उसके बाद में आती है आपकी फिफ्थ यूनिट, इसका नाम है एरिल और एल्काइल हैलाइड। एरिल और एल्काइल हैलाइड। इस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं। इस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने यूनिट है भाई? 5 यूनिट्स हैं। अब देखो भाई वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपकी यूनिट है उसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात ये आती है भाई रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को पता करने से पहले अपन देखेंगे कि भाई एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं अपन? रिएक्शन बोलते हैं। कि भाई जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? रिएक्शन बोलते हैं। तो अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? रिएक्शन की मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? तो देखो भाई रिएक्शन की मैकेनिज्म बोलते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है, कोई भी अभिक्रिया या कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसके लिए वो कौन सा पाथवे यूज करता है, कौन सा पाथवे वो यूज करता है, कैसे कैसे वो पाथ यूज करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। उस चीज को क्या बोलते हैं भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म। उस चीज को क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पहुंचने से पहले क्या करता है? ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, या क्या करेगा भाई? इंटरमीडिएट बनाएगा। या क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट। अब देखो आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। अपनी भाषा में यह है कि भाई जैसे अपन चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले पानी लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं और उसके बाद में चाय डालते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, उसको गर्म करते हैं। उसके बाद में अपनी क्या बनती है? चाय बनती है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने दूध लिया, पानी लिया और उससे क्या बनाना? अपने को चाय बनानी है। तो उसमें बीच में अपने क्या किया? जैसे दूध डाला, उसमें चाय डाली, चीनी डाली, अदरक डाली, वो सारी की सारी क्या है? अपने पाथ यूज किया है। कैसे? अपने कौन कौन सी स्टेप से होकर क्या बनाया है? वो चाय बनाई है अपने। तो वही क्या है भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म। वही क्या है भाई? उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। चाय की क्या है? वो रिएक्शन मैकेनिज्म। उसी प्रकार अपना कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो उसमें अपन ने कौन सा कैटलिस्ट डाला है, कितनी हीट दी है उसको, उसने कौन कौन सी स्टेप से होकर वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, उन सभी को क्या बोलते हैं अपन? रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। उन सभी को क्या बोलते हैं भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अब बढ़िया लैंग्वेज में अगर इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी? ए डिटेल्ड एंड ए डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज ए डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ pathway of the pathway of the a reaction which convert into reactant to product, reactant to product। यानी कि ऐसा पाथवे जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसकी स्टेप वाइज जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिटेल जो डिस्क्रिप्शन होगा, उसी को क्या बोल देंगे अपन? रिएक्शन मैकेनिज्म बोल देंगे। अब भाई आ गई होगी ये बात समझ में कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। उसके बाद में देखो भाई कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होती है भाई? 4 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है भाई? 4 स्टेप्स में। कोई भी रिएक्शन होती है वो 4 स्टेप्स में क्या होती है? कंप्लीट होती है। कौन कौन से? देखो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली स्टेप आएगी भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरी स्टेप आएगी भाई आपकी बॉन्ड क्लीवेज। दूसरी स्टेप आएगी भाई आपकी बॉन्ड क्लीवेज। तीसरी स्टेप आएगी भाई आपकी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। तीसरी स्टेप आएगी भाई आपकी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। फिर आपकी जो चौथी स्टेप आएगी वो आएगी भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, कोई भी रिएक्शन है, उसकी उसकी मैकेनिज्म की कितनी स्टेप्स हो सकती है भाई? 4 हो सकती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा बॉन्ड क्लीवेज, तीसरा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और चौथा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये 4 स्टेप्स हो सकती हैं। अब देखो भाई वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले स्टेप की बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है भाई कोई भी, जैसे ये प्रोडक्ट, ये आपका कोई रिएक्टेंट है ए और बी, ये क्या है आपका भाई? रिएक्टेंट है कोई भी, ये कोई भी आपका रिएक्टेंट है। अब अपने को इससे क्या बनाना है भाई? प्रोडक्ट बनाना है। इससे क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा भाई। और बॉन्ड तोड़ने के लिए इस कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को हटाना पड़ेगा, तब जाके अपना क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे भाई। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से डिस्प्लेस हो सकते हैं भाई। कौन कौन से? एक तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं दोनों को, इसको भी एक दे दूं और इसको भी एक दे दूं, एक एक इक्वली डिवाइड कर दूं। तो एक तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को मैं भेज सकता हूं इनकी तरफ। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही तरफ चले जाएं, किसी एक एटम की तरफ चले जाएं। उसको क्या बोल देता हूं मैं? एक इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं तो उसको वैसे तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोला जाता है भाई। तो यहां से क्या है? ये दोनों एक तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 तरीके से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। या तो वो दोनों एक एक एटम पे एक एक चला जाए, या फिर क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी एक एटम पे क्या हो जाएं? शिफ्ट हो जाएं या ट्रांसफर हो जाएं। उसको क्या बोलते हैं भाई? अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भाई, आओ इधर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, वो 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? परमानेंट और टेम्परेरी। 2 प्रकार का होता है भाई। कौन कौन सा? ये 2 प्रकार का होगा, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी। अब परमानेंट का मतलब क्या होगा कि एक बार अगर इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए भाई, अगर जैसे ए और बी हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक बार इधर शिफ्ट हो गए तो भाई हो गए वो, उसके बाद में वापस नहीं आएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई अब इधर गए इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई तीसरा ग्रुप यहां से लगाया तो ये इधर आ गए और वो हटाए तो वापस आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई इनमें। इनमें एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, एक बार बॉन्ड बन गया तो वो बन गया, फिर से वापस नहीं टूटता है वो। तो इस प्रकार के क्या होते हैं भाई? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल आते हैं भाई वो पढ़ेंगे अपन, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये 3 आते हैं भाई। परमानेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है उनके 3 एग्जांपल हैं। आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, आर का मतलब रिजोनेंस इफेक्ट और एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं भाई। उसके बाद में बात करें अपन टेम्परेरी इफेक्ट। जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है भाई आपका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि भाई इसमें क्या होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन है भाई अपनी, मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया भाई इस एल्कीन पे। जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इधर आ जाएंगे। तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई। उसके बाद में क्या है, अब मैं जैसे इस न्यूक्लियोफाइल को हटाता हूं तो ये वापिस आ सकते हैं भाई, ऐसे ये लो, ऐसे चले जाएंगे, वापिस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई अपन जोड़ देते हैं तब तो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होते हैं और वो हटाते ही क्या आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं। तो वो क्या हो गए? टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गए भाई। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप, ये हो गई भाई पूरी अपनी फर्स्ट स्टेप। इसके अंतर्गत अपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों को 2 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब देखो भाई दूसरी जो स्टेप है आपकी वो आती है बॉन्ड क्लीवेज। दूसरी स्टेप आती है भाई बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब है? बॉन्ड क्लीवेज का मतलब ये भाई, अब आपने ये लिया था भाई, ये लो, ये अपना कोवेलेंट बॉन्डेड कोई रिएक्टेंट था। तो अब क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड तोड़ेंगे। तो देखो बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकता है भाई। एक तो इस प्रकार से, अगर अपन क्या करें, इन इलेक्ट्रॉनों को एक एक डोनेट करें भाई, एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए, तो एक तो इस प्रकार से टूट सकता है भाई बॉन्ड, और एक अपना टूट सकता है भाई इस प्रकार से या इस प्रकार से। 2 तरीके से अपना बॉन्ड टूट सकता है, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले जाएं या दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले जाएं। तो ये तो होता है भाई सिमेट्रिक क्लीवेज और ये होता है अनसिमेट्रिक क्लीवेज। तो इस प्रकार का जो
बॉन्ड क्लीवेज होता है उसको बोला जाता है भाई होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इस प्रकार का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसको बोला जाता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जो इस प्रकार का अनसिमेट्रिक होता है उसको बोला जाता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। उसको बोला जाता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मतलब ये तो सिमेट्रिक होगा होमोलाइटिक तो, और ये क्या होगा हेट्रोलाइटिक, क्या होगा अनसिमेट्रिक होगा। इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ जाएंगे और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बराबर बराबर डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वली क्या होंगे डिवाइड होंगे या इक्वली बॉन्ड ब्रेक होगा, उसको क्या बोलते हैं होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक जब क्लीवेज होता है तो भाई क्या बनेंगे, इस पे एक रेडिक ये आ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और बी पे एक इलेक्ट्रॉन, ए पे एक इलेक्ट्रॉन और बी पे एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो स्पीशीज बनी है वो क्या होती है भाई फ्री रेडिकल। ये कैसी स्पीशीज बन गई भाई फ्री रेडिकल स्पीशीज बन गई। ये कैसी स्पीशीज बन गई फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनते हैं भाई फ्री रेडिकल बनते हैं। और कैसा क्लीवेज होता है ये सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है भाई सिमेट्रिक होता है। दूसरा देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे भाई, एक एटम की तरफ क्या होंगे ट्रांसफर होंगे। तो क्या बनेगा, मैं ये बोल दूं एक तो ये बनेगा ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस बनेगा और बी माइनस। तो ए जो प्लस है वो तो क्या है कार्ब एनाइन, वो तो क्या बना भाई कार्ब एनाइन। और ये जो ए प्लस है ये क्या बना है कार्बोकेटाइन, ये क्या बना है भाई कार्बोकेटाइन, ये क्या बना है आपका कार्बोकेटाइन। तो इस प्रकार से क्या है बॉन्ड क्लीवेज होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा भाई हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज बनती हैं। जबकि जो हेट्रोलाइटिक होता है उसमें क्या है, उसमें आयनिक स्पीशीज बनती हैं, जैसे ए प्लस है बी माइनस है कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन। और ये जो बीच में जो प्रोडक्ट ये बन रहे हैं अपने जो स्पीशीज ये बन रही हैं इनको मैं बोलता हूं इंटरमीडिएट, इनको बोलता हूं मैं इंटरमीडिएट। इनकी बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद में जो स्पीशीज बनती हैं उनको मैं क्या कहता हूं भाई इंटरमीडिएट बोलता हूं। उनको मैं क्या बोलूंगा इंटरमीडिएट बोलूंगा। अब देखो भाई जो आपका इंटरमीडिएट है, अब देखो यहां आओ क्या लिखा है तीसरी स्टेप में टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब अपने पास क्या बन गए इंटरमीडिएट। तो क्या पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इससे ये इंटरमीडिएट का टाइप पढ़ने से पहले भी एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपसे, वो देखो कौन सा है। दो स्टेप्स हो चुके हैं भाई अपने, तीसरा स्टेप्स पढ़ने से पहले क्या करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है आपका वो पढ़ेंगे भाई। और उस टॉपिक का नाम है भाई रिएक्टेंट। उस टॉपिक का नाम है रिएक्टेंट। उस टॉपिक का नाम है रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट होता है भाई वो दो प्रकार का होता है। रिएक्टेंट कितने प्रकार का होता है भाई, जो भी अपन किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं वो दो प्रकार से लेते हैं भाई। कौन कौन सा, एक तो होता है भाई सबस्ट्रेट, एक तो होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट, एक होता है रिएजेंट। कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें जो रिएक्टेंट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या कौन कौन से, एक तो सबस्ट्रेट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है भाई रिएजेंट हो सकता है। एक दूसरा क्या हो सकता है रिएजेंट हो सकता है। अब देखो भाई जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका सबस्ट्रेट है वो क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। देखो एक एग्जांपल देखो उससे समझाता हूं आपको भाई। देखो जैसे ये बेंजीन है भाई और इसका मुझे करवाना है हेलोजिनेशन, इसका हेलोजिनेशन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवानी, ठीक है। तो क्या बनता है भाई ब्रोमोबेंजीन बनती है और HBr बाहर निकल जाता है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई ये जो आपकी बेंजीन है ना, बेंजीन ये बेंजीन ये तो क्या है भाई सबस्ट्रेट है। बेंजीन तो क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट है। और जो ये Br2 है ये क्या है यहाँ पे Br2 है वो क्या है भाई रिएजेंट है। Br2 क्या है यहाँ पे रिएजेंट है। तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसी स्पीसीज जिस पे क्या होता है रिएजेंट का अटैक होता है, ऐसी स्पीसीज जिस पे रिएजेंट का क्या होता है अटैक होता है, ऐसी स्पीसीज या ऐसा रिएक्टेंट जिस पे रिएजेंट का क्या होता है अटैक होता है वो क्या कहलाती है भाई सबस्ट्रेट। वो क्या कहलाती है सबस्ट्रेट। जबकि जो अटैक करता है, जो क्या करता है अटैक करता है वो क्या कहलाता है रिएजेंट, वो क्या कहलाता है रिएजेंट। या फिर दूसरी तरीके से बोलें कि इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है सबस्ट्रेट की वो क्या होती है किसी भी रिएक्शन में ज्यादा होती है, जबकि आपका जो रिएजेंट है इसकी क्वांटिटी क्या होती है कम होती है। रिएजेंट की क्वांटिटी क्या होती है कम होती है। जैसे मतलब भाई कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें कैटलिस्ट थोड़ा सा लेंगे तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन सबस्ट्रेट क्या है अपने को ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, सबस्ट्रेट क्या है ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, तभी अपने को बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो प्रोडक्ट कम मिलेगा भाई। समझ रहे हो बात को। तो बात यह है कि
रिएजेंट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में, जबकि आपका जो ये सबस्ट्रेट है ये बढ़िया मात्रा में प्रेजेंट होता है, तभी अपने को क्या मिल सकता है, अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है भाई। ठीक है, ये क्लियर है बात। अब देखो भाई, बात ये आती है कि आपका जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट आगे ये भी तीन प्रकार का होता है भाई। आपका जो रिएजेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, तीन प्रकार का होता है। देखो कौन कौन सा। आपका जो रिएजेंट होता है भाई वो तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से रिएजेंट, देखो भाई तीन प्रकार के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल। रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रो और फाइल, इलेक्ट्रो और फाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और फाइल दो वर्ड से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है भाई लव, फाइल का मतलब होता है लव। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से लव शो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है भाई। जो न्यूक्लियस के साथ, जो न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं भाई, लव शो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जो न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, लव शो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब देखो आगे फ्री रेडिकल, भाई फ्री रेडिकल की एक अलग दुनिया है, वो ब्रह्मांड में एक अलग ही अपना अस्तित्व रखते हैं। इनमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल के साथ ही फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐड होता है, किसी भी फ्री रेडिकल के साथ में फ्री रेडिकल ही क्या होता है, ऐड होता है। तो इनकी जो दुनिया है वो थोड़ी सी अलग है भाई, इनकी रिएक्शंस बहुत कम आती हैं। बाकी जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मेनली उन्हीं इन्हीं रिएजेंटों को अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं ज्यादा। ठीक है, अब देखो भाई, अब इनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। तो देखो भाई, सीधा सीधा मैं डिफरेंस बताता हूं इनमें भाई, क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये होते हैं, वो देखो भाई। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो सबसे पहले देखें भाई, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो तीन चार प्रकार के होते हैं भाई। न्यूक्लियोफाइल तीन चार प्रकार के होते हैं। कैसे पहचानेंगे, कोई भी रिएक्शन है उसमें अपन न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए देखो ये तीन प्रकार के होते हैं मेनली। देखो कौन कौन से, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं भाई, आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। किसी भी स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। दूसरी चीज है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी स्पीशीज है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगी भाई, न्यूक्लियोफाइल। और इनको न्यूट्रल स्पीशीज भी बोला जाता है भाई, न्यूट्रल स्पीशीज, इनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल स्पीशीज भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है भाई, न्यूट्रल स्पीशीज भी बोला जाता है। अब देखो भाई, जो ये लास्ट के आते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ये तीन तरीके के मैं क्या बोलता हूं, न्यूक्लियोफाइल बोलता हूं। जो तीन होते हैं, इन जो न्यूक्लियोफाइल होता है उनको अपन तीन तरीके से पहचान सकते हैं। या तो उन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा आपको, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या फिर क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होंगे। अब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है भाई, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का मतलब होता है कि मेटल के साथ अगर कोई कार्बन बंध बना, या फिर ये समझ लो कि कार्बन के साथ कोई भी अगर मेटल क्या बनाती है, बंध बनाती है, कार्बन के साथ कोई भी मेटल अगर बंध बनाती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बोलते हैं भाई। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे बात करूं मैं आपके, सबसे बढ़िया एग्जांपल RMgX, ग्रीनर रिएजेंट, ग्रीनर रिएजेंट, ये क्या है भाई, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्योंकि ये कार्बन है और ये मेटल है, दोनों ने क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसी प्रकार आपका सुपर ग्रीनर रिएजेंट, सुपर ग्रीनर रिएजेंट, ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ये भी क्या है भाई, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। आगे देखो आपका गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट, ये क्या है भाई, आपका गिलमांस रिएजेंट है, ये भी क्या होता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है।
ठीक है। और इसमें एक दो एग्जांपल वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक में नहीं है वो, लेकिन इसी न्यूक्लियोफाइल में बता रहा हूं भाई। एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का आता है, और ये क्या होता है भाई, आयनिक फॉर्म में होता है ना, जब आयनिक फॉर्म में होता है नेगेटिव चार्ज, तब क्या है भाई, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये 3-4 एग्जांपल हो गए भाई। मेटल और कार्बन के बीच में अगर बंद आ जाए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ जाए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो नेगेटिव चार्ज वाले, ये तो बेसिक एग्जांपल है, देखो फिर भी देख लेते हैं भाई। अक्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसे मत कहना कि सर फ्लोरीन नहीं लिखा, वो क्या है, नहीं, वो भी है भाई, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो वो रिएक्शंस में बहुत कम काम में आता है। वो रिएक्शंस में क्या है, बहुत ही कम काम में आता है भाई। अब देखो उसके बाद में कोई भी देखो, जैसे आर नेगेटिव हो गया, फिर OH नेगेटिव हो गया, फिर एल्कोक्साइड आयन हो गया, ये सारे क्या है भाई, आपके नेगेटिव चार्ज वाले क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब उसी प्रकार देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो भाई, जैसे एल्कोहल लिख दिया मैंने, एल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार H2O है, H2O है, ये भी क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास भी क्या प्रेजेंट है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी प्रकार देखो RSH, थायोनिल, थायोनिल भाई, थायोनिल में भी क्या है, सल्फर के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है। ये भी क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार आगे देखो भाई, मैं बात करूं R2O की, R2O की, इसके पास भी क्या है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है भाई आपका लोन, ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार आपका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमोनिया, सबसे बढ़िया एग्जांपल है भाई, जैसे अमोनिया की बात करूं मैं, अमोनिया, अमोनिया भी क्या है भाई आपका न्यूक्लियोफाइल है भाई, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब इसी प्रकार देखो, अब इसी के डेरिवेटिव हैं, जैसे अमीन की बात करूं मैं, RNH, अमीन की बात करूं, 2 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, ये सारे के सारे क्या है भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सारे के सारे अमीन्स क्या है भाई, ये फिर आपके न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि इनके पास ये भाई अमोनिया की डेरिवेटिव मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हाइड्रोजन है, 3 क्या लगा दूं वहां पे, R लगा दूं, तो अमोनिया की डेरिवेटिव ही हो गई भाई वो, तो वो भी क्या है भाई, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो इस प्रकार से अपन क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है, उनको 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, नेगेटिव चार्ज वाली, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो हमेशा क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल होगा, हमेशा क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल। एक है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या पाया जाता है, बंद पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। कैसे, जैसे RMgx है, तो यहाँ पे RMgx को तोड़ता हूं तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार इस पे भी यही आएगा, इसी प्रकार इस पे भी यही आएगा, इसी प्रकार इस पे भी यही आएगा। तो जो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं भाई, आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है भाई, 3 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल पढ़े हैं अपन ने, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो भाई, अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, अब चलते हैं भाई इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो देखो भाई, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई न्यूक्लियो, आपको ये बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे भाई इनमें पहचानो कि न्यूक्लियोफाइल तो कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से, या तो आपसे वो क्या करेगा, इनमें डिफरेंस पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ सकता है भाई, और यह क्या कर सकता है, इनको आपको ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि आपको भाई क्या कर देंगे, इन बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे 5-10, और इनमें आपको पहचान आ जाएगा कि भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन तो न्यूक्लियोफाइल है और कौन क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल भी 4 प्रकार का होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल भी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से, सबसे पहले बात तो बेसिक अपना पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो क्या होता है भाई, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसी प्रकार वेकेंट पी ऑर्बिटल, भाई जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वो भी क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो भी क्या होता है भाई आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब चलो थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं इनके बारे में, वो मैं सोच रहा था डिफरेंस में बता दूंगा दोनों को, जब डिफरेंस कराऊंगा तब, लेकिन चलो पहले ही बता देता हूं।
ये बात है कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसमें प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है वहां पे कमी है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, कम है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, या फिर क्या होंगे उसमें वेकेंट ऑर्बिटल पाए जाएंगे, या फिर उसमें क्या पाए जाएंगे भाई, वेकेंट ऑर्बिटल पाए जाएंगे। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल, इसी प्रकार वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसी प्रकार भाई इसमें क्या हो गए, वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसी प्रकार इसमें क्या होंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल। और तीसरा जो आता है वो आता है भाई मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड, जिनके पास दो एक से ज्यादा बंद प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब देखो पॉजिटिव चार्ज वाले की एग्जांपल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज वाले की तो देखो भाई R प्लस आपका कार्बोकेटाइन है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, X पॉजिटिव है भाई, X पे भी पॉजिटिव आता है, जैसे क्लोरीन है Cl2 है, तो Cl2 ClCl है, तो उसको ब्रेक करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में से कुछ काम में लेते हैं अपन, ये रिवर्स प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये हो गया। इसी प्रकार आपका और देखें तो R प्लस हो गया, नाइट्रोनियम आयन हो गया भाई, नाइट्रोनियम आयन हो गया, एक नाइट्रोसोनियम आयन हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन हो गया। इस प्रकार के जहां भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए किसी भी स्पीशीज पे तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे भाई, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। अब वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, जिनके पास वेकेंट में क्या पाया जाएगा, पी ऑर्बिटल पाया जाएगा, वो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन कौन से में पाएगा, जैसे देखो AlCl3 है, BF3 है, BCl3 है, BeCl2 है, ये इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल पाया जाता है। कैसे, देखो एल्यूमिनियम है भाई, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, पी पी ब्लॉक का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसमें कोई समस्या नहीं है भाई। अब देखो, अब इस एल्यूमिनियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि कोई भी स्पीशीज को स्टेबल होने के लिए कितने एटम चाहिए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, और इसके पास कितने हैं भाई, 6 हैं। तो इसके पास सीधी सी बात है भाई, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कुछ ना क्या है भाई, कोई ना कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, तभी तो जाके किसी के साथ ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसके पास क्या है भाई, वेकेंट ऑर्बिटल, और ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, पी ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। तो जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है उनमें एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सारे क्या आते हैं भाई, आपके पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रोफाइल। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार इसमें अपन बात करें FeCl3 की, किसकी, FeCl3 की। तो भाई Fe जो Cl3 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से भी ज्यादा होती है, 3 भी होती है, उससे ज्यादा भी होती है। तो क्या है वहां पे क्या पाया जाता है, आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। FeCl2 भी होता है भाई, इसका एग्जांपल FeCl2 और FeCl3। तो वहां पे क्या पाया जाता है, आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, वहां पे क्या पाया जाता है आपका, वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसी प्रकार एक टिन क्लोराइड है SnCl4, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि ये भाई कार्बन वाले ग्रुप में आता है, वैसे तो कार्बन वाले ग्रुप में आता है, देखो कार्बन वाले ग्रुप में आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे नीचे बढ़ता है तो इसके जो सेल्स हैं, सब सेल्स और सेल्स हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है भाई। अब बढ़ती जाती है तो इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं कि भाई इसके सारे के सारे जो सेल्स हैं वो फिल हो जाएं, सारे के सारे ऑर्बिटल हैं वो क्या हो जाएं, फिल हो जाएं। तो एक जो इसके पास ऑर्बिटल बचता है वेकेंट लास्ट में, वो कौन सा होता है भाई, डी ऑर्बिटल बचता है। कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑर्बिटल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है भाई। तो इसी प्रकार इसके पास क्या बच जाता है भाई, एक डी ऑर्बिटल बच जाता है। तो इसके पास डी ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन कौन से, जैसे मैं बात करूं CO2 की, जैसे मैं बात करूं CO2 की, तो ये भी क्या है भाई आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल। अब सर कैसे है, कैसे, ऐसे है भाई, ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे इधर चला जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ भी अटैक होगा
कोई भी अटैक करेगा, कोई भी परमाणु या न्यूक्लियोफाइल या ग्रुप कोई भी अटैक करेगा वो यहाँ पे अटैक करेगा भाई कार्बन पे, तो कार्बन पे कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार आपका SO2 है भाई, इसी प्रकार आपका क्या है भाई, SO2 है। और ध्यान रखना भाई इसमें ये लीनियर मॉलिक्यूल आएंगे, ज्यादातर क्या आएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल आएंगे। तो SO2 है, इसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है भाई, इसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको क्या बता दिया भाई, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानना है, उसके 3-4 प्रकार बता दिए। न्यूक्लियोफाइल के 3 बताए थे, नेगेटिव चार्ज वाले, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले, और एक बताया था आपको भाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल के मैंने 4 बताए आपको, पॉजिटिव चार्ज वाले, वेकेंट पी ऑर्बिटल वाले, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले, और मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई अपन, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है भाई, ये देखो ये हो गया भाई आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन, कि इनको कैसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस की, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस की। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई आपका, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस लिखो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस। अब देखो भाई, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या है भाई, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, अपने यही पढ़ा था भाई, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं। अब नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब सीधी सीधी है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या होगी, ऐसे कंपाउंड्स पे या ऐसी स्पीशीज पे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भाई, हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हमेशा हाई होगी, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। उसके बाद में देखो बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, अब इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो भाई इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या है, कमी है भाई, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है भाई, कम होती है, तो एक अंतर हो गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरा देखो भाई, दूसरा डिफरेंस देखो, अब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये भाई क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये कैसे स्पीशीज होंगी भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। ये कैसी होंगी भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। इसी प्रकार ये है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसी स्पीशीज होंगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, डेफिशिएंट होंगी। ठीक, तीसरा देखो भाई, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे बिहेव करेगा भाई, लुईस बेस की तरह। कैसे, देखो भाई, लुईस ने क्या कहा था कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो तो क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। वो तो क्या कहलाता है भाई, लुईस बेस कहलाता है। और ऐसा कोई भी एटम जो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वो क्या कहलाता है, लुईस एसिड। लुईस ने क्या कहा था कि ऐसा कोई भी एटम जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई अपन, उसको बोलते हैं लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलता हूं मैं, लुईस एसिड। उसको क्या बोलता हूं, लुईस एसिड। ठीक है, तो भाई ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, ये लुईस बेस हो जाएगा। उसी प्रकार वो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, लुईस एसिड हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में लिखा था अपन ने डिफरेंस, ये तो क्या करते हैं भाई, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। ये क्या है भाई, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, जबकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। जबकि ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है भाई, 4 डिफरेंस हो गए। अब देखो भाई पांचवा देखो, पांचवा देखो, पांचवे में क्या होगा, इसके पार्ट ये है, इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए भाई, एटलीस्ट कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तब जाके क्या बन सकता है ये न्यूक्लियोफाइल। अब भाई नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी क्या है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास कम से कम क्या होना चाहिए भाई, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जबकि इसके पास क्या होना चाहिए, एट लीस्ट वन वेकेंट ऑर्बिटल। अरे भाई वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो ये क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो भाई इसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास कम से कम क्या होना चाहिए भाई, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या किया आपने, डिफरेंस किया। 5 पॉइंट है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लुईस बेस, लुईस एसिड, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, फिर एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इनके पास एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने क्या भाई आज यहां तक पढ़ा है। अब देखो मैं बता देता हूँ भाई आपने क्या क्या पढ़ा है। आज अपन ने पढ़ा है भाई, सबसे पहले पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो पाथवे होता है उसको आप बोलते हैं भाई रिएक्शन मैकेनिज्म बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। कितने टाइप थे इसके, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसके कितने स्टेप होते हैं भाई, 4 स्टेप। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड क्लीवेज, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब जो बॉन्ड क्लीवेज था दो प्रकार से होता, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो दो तरीके से करवाया था भाई, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास चले जाएं, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास चले जाएं, या कोई एक एटम के पास क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, या कोई एक एटम के पास क्या चले जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं। दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब क्या है, दो तरीके से हो सकता है। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है आपकी बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होगा, बॉन्ड तोड़ेंगे भाई। अब बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, कैसे कैसे, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाए, मतलब सिमेट्रिकल बॉन्ड तोड़े अपन, सिमेट्रिक बॉन्ड तोड़े तो वो तो क्या हो जाता है, होमोलाइटिक। वो तो क्या हो जाता है भाई, होमोलाइटिक। और एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक तोड़े, अनसिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाए तो वह क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक। वो क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक। तो मतलब अगर सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज करते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक, और अनसिमेट्रिक करते हैं वो क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक। ठीक है। अब जो होमोलाइटिक है उससे तो क्या बनेंगे आपके भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों के पास, तो उससे तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे भाई। उससे तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। जबकि जो आपका हेट्रोलाइटिक है उससे क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। जैसे आयनिक इंटरमीडिएट बनेंगे, जैसे भाई एक कार्बोकेटाइन बनेगा जिसके जो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जिसके पास जाएंगे वो क्या बनेगा भाई, कार्ब एनाइन बनेगा। इस प्रकार से उसके बाद में अपने एक छोटा सा टॉपिक लिया था भाई, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट दो प्रकार के पढ़े थे भाई अपने, एक तो पढ़ा था सबस्ट्रेट और एक पढ़ा था रिएजेंट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि जो कोई भी रिएक्शन में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, या फिर जिसका रिएजेंट पे क्या होता है, जिसका रिएजेंट से क्या होता है, अटैक होता है, जिस पे रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है, वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट। उसी प्रकार रिएजेंट क्या होता है, जो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट पे अटैक करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और इनकी जो मात्रा होती है किसी भी रिएक्शन में, क्वांटिटी होती है, वो कितनी होती है भाई, बहुत ही कम होती है। बहुत कम से भी ये क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ा रिएजेंट के प्रकार। रिएजेंट तीन प्रकार के पढ़े थे भाई, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। अब न्यूक्लियोफाइल तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। उसके बाद में मैंने इनके वर्गीकरण बताया था भाई, क्लासिफिकेशन बताया था। न्यूक्लियोफाइल तीन प्रकार से, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा क्या था भाई, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन वो चार प्रकार से बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज वाले, एक आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले, एक आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले, और एक आपके और वो एक आपके मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड। ये चार प्रकार के बताए थे। फिर अपन ने इनमें पढ़ा था डिफरेंस कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, कम है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी है वो कैसी रहेगी भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी। उसके बाद में इसके पास तो जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास क्या है, कम से कम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जबकि इसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है भाई, एज ए बेस बिहेव करेंगे, क्योंकि उसके पास वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो वो क्या एज ए बेस बिहेव करेंगे, लुईस बेस बिहेव करेंगे। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए लुईस एसिड बिहेव करेगा। कैसे करेगा भाई, लुईस एसिड। और ये जो एक लास्ट अंतर है वो डेफिनेशन में पढ़ाई था अपन ने कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन कल।